लो आया चुनाव खास कार्यक्रम। चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराने का शेड्यूल जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। काफी समय से प्रतीक्षा थी, चुनाव की तारीखें कब जारी होंगी। क्या खास बात इस बार देख रहे हैं आप चुनाव की तारीखों में? क्या इस बार की तैयारियां, निर्वाचन आयोग जिस प्रकार से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपने तो देखा है बैलेट पेपर से भी मतदान हुआ करता था, अब ईवीएम से मतदान संपन्न होगा। सुरक्षा व्यवस्थाएं, पहले संचार के साधन इतने नहीं हुआ करते थे, अब संचार के साधन पर्याप्त है, पुलिस फोर्स पर्याप्त है। पूरे निर्वाचन विभाग के पास में लगभग जो तैयारियां शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने की, वो तैयारियों की जानकारी निर्वाचन विभाग ने दी है। क्या कहेंगे इस बार का शेड्यूल जो जारी किया है, इसको लेकर के देश में चुनाव होने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि आज के 1 महीने पहले हमने ये बता दिया था कि 14-15 तारीख को आचार संहिता लगेगी, चुनाव की तारीखों में घोषणा होगी। तो 1-2 दिन लेट इसलिए हुआ कि एक चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया था, उनकी जगह भरनी थी इस जगह, उसमें 2 दिन का समय एक्स्ट्रा लगा जी। और 14 की जगह 16 तारीख को घोषणा हुई। और तभी मैंने बता दिया था 16 अप्रैल को चुनाव होगा शुरू। तो वो 16 अप्रैल की जगह 19 अप्रैल से चुनाव हुआ। 2 दिन यहाँ लेट हुए, 2-3 दिन वहाँ लेट हुए जी। 6-7 चरणों में चुनाव होगा, ये बात हमने 2-3 दिन पहले भी कही थी, इससे पहले भी कहते थे। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव 1 जून तक जाएगा, इसका अनुमान किसी को नहीं था। सबका मानना ये था कि ये चुनाव और उसके नतीजे मई में आ जाएंगे और मई में ही नई सरकार बन जाएगी जी। क्योंकि जून तक बनना संभव है, समय है जी। 13 जून या ऐसी कोई तारीख है, 17 जून को समय पूरा, हाँ, 16 जून तक का समय, तब समय है जी। क्योंकि देश में तो कोई राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था है नहीं जी। इसलिए चुनाव तो उससे पहले होकर नतीजे होकर सरकार बननी ही बननी है जी। इसलिए वो 17 जून तक का समय देखते हुए 1 जून अंतिम चरण का चुनाव होगा, मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी जी। और 4 जून से 14 जून के बीच में 10 दिन में कोई सरकार बन जाएगी और सरकार देश संभाल लेगी जी। अभी हम इसमें नहीं जाना चाहते कौन बनेगा, रिपीट होगा या कोई तख्ता पलट होगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता जी। सबसे पहले राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है और सबसे पहले चुनाव है जी। पहले चरण में भी, दूसरे चरण में भी। क्योंकि राजस्थान पूरे देश में सबसे शांतिप्रिय जगह है। एक तो यहाँ पर चुनावी उन्माद कभी भी ऐसा हावी नहीं होता कि हिंसा हो जाए और बहुत शांति से सभ्य तरीके से चुनाव प्रचार होता है। चुनाव प्रचार के बाद लोग वोट डाल के आते हैं। लेकिन फिर भी इस बार 2 चरणों में कर दिया गया चुनाव। 2 चरणों में पहले भी हुआ है जी। पहले भी 2 चरणों में हुआ है। एक बार तो तब ऐसा हुआ कि राजीव गांधी की हत्या होने से पहले जो चुनाव हुआ, जिन सीटों पर 12 सीटों पे या 11 सीट पे, जो उसके परिणाम जी बिल्कुल अलग थे और राजीव गांधी की हत्या के बाद सहानुभूति लहर में जो चुनाव हुआ, मतदान हुआ, उसके नतीजे बिल्कुल अलग थे। तो ये बहुत सारी बातें इस पर डिपेंड करती है। 2 चरणों के चुनाव के बीच में अगर कोई घटना घट जाए जी तो नतीजे बदल जाते हैं। तो 2 चरणों में चुनाव पहले भी होता रहा है। 25 सीटें हैं लोकसभा की राजस्थान से, शायद 12 सीटों पे एक बार है, 13 सीटों पे एक बार है। सबसे पहले तो ये मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, आप भी बता सकते हैं जी, कि नागौर से लेकर नागौर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, शेखावाटी, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, नागौर, ये पहले चरण में, ये ऊपर के एक तरफ के इलाके हैं, पूरे एक तरफ के इलाके हैं। और फिर दूसरी तरफ के इलाके हैं जोधपुर, बाड़मेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अजमेर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारा, इनको दूसरे चरण में। जी जी। तो ये जो आधा हिस्सा लगातार एक दूसरे जुड़ा हुआ है, उसमें एक साथ हो रहे हैं। आधा हिस्सा जो जिसमें दूसरी बार हो रहे हैं 26 अप्रैल को, वो आपस में जुड़ी हुई सीटें हैं। ये फोर्स के डिप्लॉयमेंट के लिए भी सहूलियत होती है। कई बार चुनाव की मशीनरी के लिहाज से भी ये टेक्निकली भी अच्छा रहता है कि एक साथ जुड़ी हुई सीटें एक साथ निकल जाए। जी। वैसे राजस्थान में 1 चरण में चुनाव हो सकता था, पर ठीक है, जैसा चुनाव आयोग ने उचित समझा, जब 7 चरण में कर रहे हैं, इतना फैला के कर रहे हैं, तो 2 हिस्सों में कर दिया। जी। राजस्थान में चूंकि अभी भी विधानसभा चुनाव होके चुका है, ऑलमोस्ट मशीनरी तैयार है चुनाव करने के लिए और लोग भी तैयार हैं मतदान के लिए। जी। राजनीतिक दल भी तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए। दोनों की तैयारियां अपनी अपनी हैं। इसलिए अर्ली इलेक्शन डेट आना राजस्थान के लोगों के लिए कोई दुविधा की बात नहीं है, बल्कि सुविधा की बात है। पहले चुनाव में वोट देकर निपट जाएंगे, पहले चुनाव लड़कर फ्री हो जाएंगे।
बाद में फिर यहाँ के लोग जाकर उत्तर प्रदेश में प्रचार करें, बिहार में प्रचार करें, बंगाल में प्रचार करें, अलग बातें हैं जी। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा मतदान 19 और 26 अप्रैल को हो जाएगा जी पर नतीजा 4 जून को आएगा। बिल्कुल। ये इंतजार बहुत भारी पड़ता है जी। तो इंतजार के दिन निकालना, राजस्थान में जो चुनाव लड़ेंगे उनके लिए भी, जो कार्यकर्ता काम करेंगे उनके लिए भी धड़कनें बढ़ी हुई रहेगी उनकी। हाँ, उनकी बड़ी रहेगी धड़कनें, और जो मतदाता वोट दे के आया उसका क्रेज वो भी खत्म हो क्यूरियस जाएगा। रहेगा, उसको लगेगा यार ये क्या हो गया कि मैंने वोट तो अप्रैल में दिया था और जून में जाकर नतीजा आया। जी। तो लेकिन अब जो भी है, इतना बड़ा देश है, उसको व्यवस्थित तरीके से चुनाव कराने के लिए, ईमानदारी से चुनाव कराने के लिए, डिप्लॉयमेंट फोर्स के लिए करने के लिए, और जैसा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब है, बंगाल डिस्टर्ब है, और कई ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर चुनाव थोड़ा उग्र हो जाता है, इसलिए उन स्टेट्स को पीछे लिया गया है। खासतौर पर बिहार, बंगाल और यूपी, कई चरणों में चुनाव और पीछे बाद के चरणों में चुनाव, और वहाँ पर घमासान होगा। चूंकि राजनीतिक, जी, जो लोग देश की राजनीति समझते हैं वो जानते हैं कि बिहार की, यूपी की, बंगाल की राजनीति निर्णायक होगी जी, इस देश के भविष्य के लिए। इसलिए वहाँ कई चरणों का चुनाव भी होगा और सबसे आखिर में चुनाव भी होगा, और पूरे देश से फ्री होकर के राजनेता वहाँ कूद पड़ेंगे मतदान के लिए और चुनाव प्रचार के लिए और कैंपेनिंग के लिए। जी। तो इसलिए चुनाव रोचक तो होता रहेगा आखिर तक, लेकिन हमारे राजस्थान के लिए ज़रूर है कि 16 अप्रैल और 19 अप्रैल, क्षमा करें, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल के बाद हम राजस्थान की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से बिल्कुल इंतजार की घड़ियों में समा जाएंगे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं होगा, सिर्फ खबरें पड़ेंगी दूसरे स्टेट्स की। जी बिल्कुल। इसके अलावा हरियाणा की बात करें, हरियाणा में एक उपचुनाव हो रहा है। मनोहर लाल खट्टर सीएम ने इस्तीफा दिया था, चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, और जैसा कि आपने भी बताया था कि 1 साल के भीतर उपचुनाव नहीं होता, लेकिन इस बार चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 26 वैकेंसी और मैं सारी वैकेंसी पूरी कर रहा हूं, एक भी वैकेंसी हमारे पार्ट पे नहीं रहेगी। जबकि ये मैं समझता हूं नियम हो सकता है या परंपरा हो सकती है, जिस भी राज्य में 1 साल से कम समय होता है चुनाव में, उपचुनाव नहीं होता है। जी। 1 साल से कम में उपचुनाव, पिछली बार राजस्थान में वैकेंसी थी पर नहीं कराया चुनाव क्योंकि 1 साल में, और अभी चूँकि मालवीय ने इस्तीफा दिया है, महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन की है, उनकी खाली सीट पर चुनाव होना है, तो वो तो 4 साल के लिए चुनाव होगा, 4.5 साल के लिए। पर चूंकि नायाब सैनी मुख्यमंत्री बने हैं 12 मार्च को, और उन्हें 11 सितंबर से पहले मुख्यमंत्री बने रहने के लिए विधायक बनना जरूरी है, तो 11 सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव ना हो पाए क्योंकि अक्टूबर ड्यू है, तो ऐसा लगता है कि अक्टूबर में ही चुनाव कराएंगे, पहले चुनाव नहीं कराएंगे। तो इनको एक बार करनाल से सीट खाली की है मनोहर लाल खट्टर ने। मैं उस दिन भी आश्चर्यचकित था, उनको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया ये मैं सोच रहा था जी, क्योंकि मेरे जहन में ये बात थी कि 1 साल से कम समय तो उपचुनाव शायद नहीं लेकिन होगा। तैयारी शायद यही थी कि नायब सैनी को चुनाव लड़ाना है। जी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। मनोहर लाल खट्टर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पर वो विधानसभा से इस्तीफा दिए बिना भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन इस्तीफा उन्होंने इसलिए दिया 1 सीट खाली हो, और चुनाव आयोग की ये तैयारी थी, या भाजपा ये जानती थी कि हम चुनाव करवा लेंगे, और करवा लिया उन्होंने चुनाव, लेकिन 6 महीने के लिए एक विधानसभा का चुनाव होगा, एक उपचुनाव होगा 1 सीट पर, और सिर्फ 6 महीने के लिए एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए विधानसभा का चुनाव होगा, सीट भरी जाएगी। जी बिल्कुल। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इसी आहट में भगदड़ मची पड़ी है पार्टियों में, एक दूसरी पार्टियों में जाने की। बीजेपी एक और जहां कांग्रेस के दिग्गजों को जोड़ने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी के कई नेताओं से संपर्क में है। क्या कुछ कहेंगे इस भगदड़ को लेकर? आज अनुराधा पौडवाल इतनी बड़ी गायिका, पास गायिका फिल्मों की, बड़ा नाम, जी, किसी पार्टी में नहीं थी जी। आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की उन्होंने। चुनाव भी हो सकता है लड़े हो, कहीं से टिकट मिल जाए उनको तो, पर अनुराधा पौडवाल का आना बीजेपी के लिए बहुत बड़ी बात है। सामान्य तौर पे कलाकार, कवि, साहित्यकार, इस तरह के लोग हाँ राजनीति में आते नहीं है, आते हैं तो बीजेपी में बहुत कम आते हैं। वो भोजपुरी गायक आ जाए वो अलग बात है, मनोज तिवारी आ जाए अलग बात है, जो राम के इलाके के लोग हैं उनकी बात बिल्कुल अलग है जी। पर जो मुंबई से हैं अनुराधा पौडवाल, वो आज आई हैं बीजेपी में, और राजस्थान में आज बड़े पैमाने पर कांग्रेस से बीजेपी में लोग आए। और पिछले चुनाव में, इस चुनाव से पहले 5 साल विधायक रहे निर्दलीय सुरेश टांक, जिन्होंने निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा था, बहुत थोड़े से वोटों से हार गए थे कांग्रेस से,
किशनगढ़ से, वो आज वापस भाजपा में आ गए हैं। भाजपा से नगर पालिका अध्यक्ष थे वो किशनगढ़ के, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो बागी होकर चुनाव लड़ा निर्दलीय। 5 साल एमएलए रहे, अशोक गहलोत की सरकार को बचाने में योगदान दिया। इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ा, थोड़े से वोटों से हारे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए हैं। और बीजेपी में आ गए यानी कि सत्ता पक्ष में आ गए हैं जी। उनके साथ साथ करण सिंह यादव का आना बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, क्योंकि वो सांसद रहे हैं, कई बार एमएलए रहे हैं और डॉक्टर रहे हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट, बड़ा नाम है अलवर में उनका। और उन्होंने कांग्रेस आज छोड़ दी, जिस पार्टी से उन्होंने राजनीति शुरू की थी उस पार्टी को आज छोड़ दिया, क्योंकि उनका कहना है ललित यादव जिसे जो एमएलए हैं उनको टिकट क्यों दिया गया कांग्रेस का, ये उस पर आपत्ति है उनकी। और भूपेंद्र यादव जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, जो केंद्रीय श्रम मंत्री हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके समर्थन में बहुत सारे लोग अलवर के आज कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए हैं। तो इसके अलावा सुरेश टाक और इनके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो एंट्री है वो भंवर सिंह पराड़ा के परिवार की है। भंवर सिंह पराड़ा, उनकी पत्नी और उनका बेटा शिवराज पराड़ा, तीनों आज बीजेपी में आ गए हैं। भंवर सिंह पराड़ा की पत्नी पहले विधायक रहीं मसूदा कॉन्स्टिट्यूंसी से, फिर उसके बाद में जिला प्रमुख बनने का नंबर आया तो उन्होंने बीजेपी का टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके निर्दलीय जिला प्रमुख बनी। और भंवर सिंह पराड़ा का बड़ा दबदबा है अजमेर पूरे लोकसभा क्षेत्र में, इसलिए भंवर सिंह पराड़ा के आने का नोटिस लिया जाएगा पूरे अजमेर लोकसभा क्षेत्र के बीच में। और वहाँ से अगर बीजेपी किसी जाट प्रत्याशी उतार रही है तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि बड़े राजपूत लीडर को आज बीजेपी अपने यहाँ लेकर आ गई है वापस पार्टी के अंदर। लेकिन मुझे नाम जो मैंने सूची देखी है तो इसमें भीलवाड़ा के लोग नजर नहीं आए। भीलवाड़ा में जो बगावत हुई थी वो संघ के लोगों ने ही बगावत की थी जी। जीत कर आ गया एमएलए, वो भी संघनिष्ठ व्यक्ति, गौ सेवक है। और जो लोग उनके साथ चले गए थे, चाहे वो उपसभापति हो नगर पालिका के, चाहे एल तेली जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष रहे, लक्ष्मीनारायण डाट तो यूआईटी चेयरमैन रहे, नगर परिषद के अध्यक्ष रहे, जिलाध्यक्ष भी रहे बीजेपी के जी। उन्होंने साथ देके अशोक कोठारी को जब जिताया था तो संघ के बहुत सारे लोग साथ थे अशोक कोठारी के जी। ऐसा नहीं था कि बगावत करके वो कांग्रेस के साथ चले गए। वो अशोक कोठारी ने आकर के फिर बीजेपी कार्यालय में दस्तक दी और कहा कि मैं तो पार्टी के साथ हूँ, जबकि वो पार्टी के उस तरह मेंबर थे नहीं, एमएलए हैं निर्दलीय। उनके समर्थकों को नहीं लिया जा रहा है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है, या समझने वाली आने वाली यूँ है कि जिस भी प्रत्याशी को बीजेपी लड़ाना चाह रही है शायद उस प्रत्याशी के चयन के बाद उनकी इच्छा पर फैसला होगा कि इन लोगों को पार्टी में लिया जाए नहीं लिया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अभी चंद्रमान सिंह आक्या है, निर्दलीय विधायक बने, बगावत करके बने, पहले बीजेपी के विधायक थे चित्तौड़गढ़ से, लेकिन सीपी जोशी जो खुद लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और चित्तौड़गढ़ से प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने उनको लेने में भी वापस पार्टी में कोई रुचि नहीं दिखाई है, उनके समर्थकों को भी नहीं लिया गया है चित्तौड़ से। तो ये एक हिस्से खास विशेष के लोगों को अभी रोका गया है, उन पर विचार कर रहे हैं, या उनका फैसला किसी रणनीति के तहत बाद में किया जाएगा। आज जो फैसला किया गया, जिन लोगों को लिया गया, उसमें मूलतः जयपुर और जयपुर से ऊपर अलवर की तरफ के लोग ज़्यादा थे, और अजमेर समझने थोड़ा सा जोड़ लें, अजमेर से ऊपर के लोग ही ज़्यादा थे। अजमेर के नीचे दक्षिण में अभी नहीं गई पार्टी, या मेवाड़ की तरफ नहीं गई है। आने वाले समय में समझता हूँ ये होगा। लेकिन आज एक इम्पॉर्टेंट एंट्री कांग्रेस में हुई है जी। जिस व्यक्ति ने लोक विधानसभा का चुनाव लड़ा था बाड़मेर से आरएलपी के टिकट पर, हनुमान बेनीवाल की पार्टी के टिकट पर, उस व्यक्ति ने आज कांग्रेस ज्वाइन की है। आरएलपी सीट मांग रही थी कांग्रेस से 2, एक बाड़मेर एक नागौर, कांग्रेस देने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब जिस व्यक्ति को कांग्रेस ले आई है अपनी पार्टी में, मुझे लगता है कि उसी व्यक्ति को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा जाएगा, और शायद हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के बीच ये एक तरह से अंदर खाने हो सकता है, तय भी हो गया हो कि हमारा आदमी चुनाव चिन्ह तुम्हारा। तो कांग्रेस को ऑफिशियली एक अलायंस नहीं होगा, अनऑफिशियल अलायंस मुझे ऐसा लगता है जी। और नहीं तो फिर कांग्रेस ने इसका मतलब गच्चा दे दिया हनुमान बेनीवाल को कि ले तेरा आदमी हम ले आए, अब तू कौन सी सीट लेगा जी। तो ठीक है। लेकिन अभी नागौर में हनुमान बेनीवाल क्या करेंगे, क्या कांग्रेस और हनुमान बेनीवाल एक होंगे, क्योंकि ज्योति मिर्धा कॉमन दुश्मन है दोनों की, और ज्योति मिर्धा को चुनाव हराया है कांग्रेस ने भी, और हनुमान बेनीवाल ने पर्दे के पीछे लेकर हरेंद्र मिर्धा को जिता करके नागौर की विधानसभा सीट से। इसलिए ज्योति मिर्धा को लेकर जब वो लोकसभा में प्रत्याशी हैं बीजेपी की जी, तब जबकि नाथूराम मिर्धा का परिवार और रामनिवास मिर्धा का परिवार कांग्रेस में रहते हुए भी आमने सामने रहे, और हरेंद्र मिर्धा रामनिवास मिर्धा के परिवार से हैं, नाथूराम मिर्धा के परिवार से ज्योति मिर्धा हैं। तो ये जो राइवलरी है जी,
दोनों मिर्जा परिवारों की, और इसमें भी जो नाथूराम मिर्जा के परिवार से जुड़े हुए लोग थे, रिछपाल मिर्जा, विजयपाल मिर्जा, वो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, यानी कि ज्योति मिर्जा के साथ हो गए। तो नागौर भी, क्या वहां पर जाट समुदाय में पॉलिटिकली ध्रुवीकरण हो रहा है? नाथूराम मिर्जा का परिवार वर्सेस अदर्स, या बीजेपी प्लस नाथूराम मिर्जा का परिवार और रामनिवास मिर्जा का परिवार, अन्य जाट चौधरी और साथ में हनुमान बेनीवाल के समर्थक जी। क्या ये पोलराइजेशन होगा? वहां पे देखने वाली बात ही होगी। नागौर में चुनाव पहले चरण में है, इसलिए जो फैसला होना है जल्द होगा, अगले 3 दिन में हो जाएगा। और क्या होता है नागौर की राजनीति में, इससे पूरे प्रदेश की जाट राजनीति प्रभावित होती है। जाटों की राजनीति में नागौर और शेखावटी का बड़ा महत्व है, क्योंकि शुरू में राहुल कस्बा को टिकट काट करके बीजेपी ने एक ऐसा कार्य किया है जिसके बाद राहुल कस्बा, जो गलती किशनगढ़ में हुई थी बीजेपी से कि विकास चौधरी का टिकट काटा पिछले वाले 65,000 वोट लाने वाले विधानसभा चुनाव में व्यक्ति का, तो वो कांग्रेस में चला गया, एमएलए बन गया। अभी राहुल कस्बा भी कांग्रेस में चले गए, टिकट काटने पर सांसद हैं आज। अब ये राहुल कस्बा कहीं ऐसा ना साबित कर दें कि बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है, ये भी देखने वाली बात होगी। और राहुल कस्बा अगर नरेंद्र बुढ़ानिया उनका साथ देते हैं, अगर दूसरे कांग्रेस के लोग जो राहुल कस्बा के सामने लड़े भी हैं चुनाव, वो भी राहुल कस्बा का अगर साथ देते हैं, तो चूरू की सीट भी कई गुल खिला सकती है। ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल। राजस्थान में जिस प्रकार से देखें 25 सीटों पर चुनाव होना है, तारीखों का ऐलान भी हो गया है, सबसे पहले और दूसरे चरण में मतदान होने हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियां, बीजेपी जहां 25 में से 15 सीटों पर प्रत्याशी उतारी है, 10 सीटों पर अभी भी या तो कांग्रेस का वेट किया जा रहा है, और कांग्रेस अभी भी 15 सीटों पर अटकी पड़ी है। क्या अलायंस को लेकर के अटके पड़े हैं या फिर प्रत्याशी डिसाइड नहीं कर पाए? क्या आप मानते हैं इसको लेकर के? कांग्रेस का कोई अलायंस नहीं होगा। एक विधानसभा सीट जीते हनुमान बेनीवाल, वो लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे हैं, कोई अलायंस नहीं होगा। कामरेडों के साथ में भी कोई अलायंस? कामरेड एक भी सीट नहीं जीते, एक भी सीट विधानसभा की ना जीत पाओ और लोकसभा की 1 सीट ले लो, वो भी उस सीट पर जहां पर 8 में से 4-5 सीटें कांग्रेस जीत के आई विधानसभा की। उड़ती उड़ती चर्चा है सीकर से कामरेड अमराराम को चुनाव लड़ाने की प्लानिंग चल रही है। जी, मेरे को लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। कांग्रेस पास, हाँ ये जरूर है, कोई प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस पास महादेव सिंह खंडेला के अलावा, जी, जो चुनौती दे सके बीजेपी के स्वामी सुबेदानंद को। स्वामी सुबेदानंद का काफ़ी प्रभाव है, उनका नाम है, उनकी सादगी, उनको साधु सन्यासी हैं और जाति से जाट भी हैं, लेकिन वो आर्य समाज से आते हैं तो जाति को नहीं मानते, लेकिन फिर भी जातिवाद से ऊपर होने के बावजूद भी जाट समाज उनका साथ देता है। विकास कार्य भी काफी रेल के इनके कई करवाए, कई विकास कराए, तो इसलिए उनके मुकाबले या तो डोटासरा खुद लड़े जी, वरना कांग्रेस को उम्मीदवार का अभाव है। जी। बाकी सीटों पर क्या लगता है आपको, कब तक ये प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है? 19 तारीख पहले सारे प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। 18-19 बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सीईसी की बैठक है। 19 को सुबह हो सकता है बीजेपी की घोषणा हो और 19 को शाम को कांग्रेस की प्रत्याशी की घोषणा हो। अब वो दिन दूर नहीं जब रण में आमने सामने सेनाएं डट जाएंगी, भिड़ जाएंगी और हम सबको अगले 1 महीने या 1.25 महीना कह लो, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 महीना, हमको एक युद्ध का नज़ारा, कुरुक्षेत्र हो जाएगा राजस्थान, जिसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। अंत में आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कई दशकों तक रिपोर्टिंग की है, कई चुनाव आपने देखे हैं, दर्जनों चुनाव आपने देखे हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का महापर्व, दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया होगी। लगभग 1 करोड़ 97 करोड़, माफ कीजिएगा 100 करोड़, लगभग 100 करोड़ मतदाता इस बार वोट डाल सकेंगे। 97 करोड़ वोटर्स हैं इस बार, 10 लाख पोलिंग स्टेशन हैं, 1.5 करोड़ पोलिंग ऑफिसर्स लगाए गए हैं, 55 लाख ईवीएम, मतलब एक भारी भरकम ये लोकतंत्र का महापर्व। और उस जमाने से आप देखते आ रहे हैं जब बैलेट पेपर हुआ करते थे और काउंटिंग के लिए कई समय काफी इंतजार किया जाना पड़ता था। आज वेबसाइट है, टेक्नोलॉजी है। चुनाव प्रचार में जिस प्रकार से पहले चुनाव प्रचार का पैटर्न अलग था, आज चुनाव प्रचार का पैटर्न अलग है। इस पर आप एक बार प्रकाश डालें, क्योंकि आपकी नजर में जनता जानना चाहती है कि अब और पहले के चुनाव में जो डिफरेंस है, क्या अब एक नया आयाम स्थापित किया है निर्वाचन आयोग ने, क्या सहूलियत हो गई है, क्या परेशानियां पहले होती थी, पहले में अब में कुछ? जी सर। पहले तो बच्चे चुनाव प्रचार करते थे बिल्ले लगा के, बिल्ले के लिए लड़ते थे जी, ऐसा प्लास्टिक का कचकड़े का कहते, कचकड़े का बिल्ला है, लोहे का बिल्ला जी, और वो बिल्ला 2 बैलों की जोड़ी का, गाय बैल का, दीपक के निशान का, जनसंघ का, तारे का,
स्वतंत्र पार्टी का, तो वो बिल्ले के लिए झगड़े होते थे, बिल्ले लेकर के जुलूस निकालते, बच्चे झंडे ले लेते थे, बच्चों के जुलूस निकलते। आज चुनाव आयोग कहता है बच्चों को इस्तेमाल नहीं कर सकते चुनाव प्रचार में। जी, इतना बड़ा डिफरेंस आ गया। जी, पहले बच्चे ही प्रचार में जुलूस निकाला करते, सुबह शाम प्रभात फेरी, रात को जुलूस निकालते थे। हम भी बच्चे थे, 67 के चुनाव में हमने भी जुलूस निकाला, 71 के चुनाव में हमने भाषण भी दिए। तो हम तो बच्चे से यही सीखे, राजनीति इसी तरह सीखे, चुनाव प्रचार में शामिल हो करके, भाषण दे करके, छोटे से 10-10, 12 साल की उम्र में। लेकिन अब बच्चों को चुनाव प्रचार में शामिल करने की इजाज़त नहीं है, उसके खिलाफ नेगेटिव है चुनाव आयोग। एक बात। तो दूसरी बात, अब बड़ी बड़ी सभाओं का ठीक है फैशन है, सभाएं होंगी प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी की, इनकी, इसमें कितने लोग आए और कितने लोग कम आए, ज़्यादा आए, पहले इससे आंकलन होता था कौन जीता कौन हारा। अब इससे कोई मतलब नहीं है। जी, टीवी पर हर आदमी घर में बैठ के सुन रहा है, जी, उनकी संख्या कोई पता नहीं लगा सकता कि कितने लाख आदमी सुन रहे हैं, करोड़ आदमी सुन रहे हैं, लाइव टेलीकास्ट पर लाइव टेलीकास्ट। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, एक दर्शक होने के नाते भी जी, और एक मीडिया कर्मी होने के नाते भी लोगों को बहुत अजीर्ण होने लगा है। कोई चीज़ खाओ ना आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही चीज़ बार बार, जी, तो ऐसे एक भाषण बार बार सुनो आप और उसको बराबर सुनते रहो तो कान पक जाते हैं, जैसे कहते हैं राजस्थान में जी, कि माँ का कान पक गया, जी, तो ऐसे कान पक जाते हैं एक ही बात को सुनते हुए। ये राजनीतिक दलों को समझने की जरूरत है कि अगर आपके पास मुद्दे सीमित हैं तो एक ही बात को बार बार दोहराएंगे और सुबह से शाम तक उसकी रट लगाएंगे टीवी चैनल पर, तो हो सकता है कि फायर बैक हो जाए। जी, तो इसलिए ये भी समझना पड़ेगा। प्लस फेसबुक का ज़माना, यूट्यूब का ज़माना, फेक न्यूज़ का ज़माना, बहुत सारी चीज़ों से बचना पड़ेगा, अफवाहों से बचना पड़ेगा। पहले अफवाह तो बताने के लिए कान में बोलना, मुंह देना पड़ता था, जी, अब तो एक बटन दबाते हैं, अफवाह पूरे फैल जाती है बिल्कुल, हज़ारों लोगों के बीच में। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। जी, ज़्यादा समझदार लोग हो गए हैं, नई पीढ़ी आ गई है, नई जनरेशन्स की प्राथमिकताएं अलग है, सोच अलग है, वोट देने का पैटर्न अलग है, जी, और उनमें उत्साह है वोट देने का। पुरानी पीढ़ी के लोग तो शायद थक गए हैं तो जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं। नई पीढ़ी वोट देने जाती है, नई सोच, नई समझ, नए आसमान पर उड़ने की तमन्ना लेकर वोट देती है। इसलिए पहले के चुनाव में अब के चुनाव में बहुत फ़र्क है। हाँ, पहले जो सड़क पर दिखता था, नारों में दिखता था, भाषणों में दिखता था, जुलूस में दिखता था, चौराहों पर बहस हो जाती थी, पान वालों की दुकानों पर बहस हो जाती थी, अब ऐसी बहस कम होती है तो मोबाइल पर होती है, चैट होती रहती है, व्हाट्सएप ग्रुप में लोग बहस करते रहते हैं, एक दूसरे को कुछ कहते सुनते रहते हैं, बाकी वो सब साइलेंट है। इसका फ़र्क फिजिकल एक्टिविटी में पड़ा है। जी, फिजिकली आदमी उतना अवेकेंड नहीं है, उतना जागरूक नहीं है, उतना सक्रिय नहीं है, तो उसका वोट देने जाने के प्रति जो उत्साह है उस पर भी कहीं कहीं जो बॉर्डर लाइन पर लोग हैं जिनको राजनीति ज़्यादा मतलब नहीं, उन पर बड़ा पड़ता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। जी, बिल्कुल। बुजुर्गों के लिए भी स्पेशल व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर्स वगैरह की व्यवस्था हाँ, ये बुजुर्गों के लिए, विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए सब तरह की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग ने ये भी अपील की है कि हेट स्पीच ना दें, दिव्यांगों का मजाक ना उड़ाएं, किसी का मजाक ना बनाएं। बहुत सारी बातें आदर्श तरीके से कही गई हैं। आदर्श आचार संहिता आज से लग गई है। अब कोई मंत्री सरकारी गाड़ी में नहीं घूम सकता, सरकारी तंत्र के प्रचार को इस्तेमाल नहीं किया सकता, सर्किट हाउस का प्रयोग नहीं हो सकता, तमाम तरह की बातें हो गई है। अब निजी गाड़ी में घूमेंगे मंत्री, सर्किट हाउस में नहीं ठहर पाएंगे, और चुनाव तक जब तक आचार संहिता, तब तक अखबारों में, चैनलों में सरकार के विज्ञापन भी नहीं चलेंगे, नहीं छपेंगे। ये तमाम आदर्श आचार संहिता का हिस्सा है और इस पर सबको नज़र रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पर जो पैसे का रोल, जब चुनाव बॉन्ड हटा दिए सुप्रीम कोर्ट ने, तब पैसे का दान चंदे में कैसा रोल होगा, कैश पैसा दिया जाएगा, खाते में दिया जाएगा, खाते में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, और जो चुनाव बॉन्ड के जरिए गुप्त रूप से दिया गया चंदा वो भी अगर उजागर हो गया इसी दौरान तो चुनाव एक नई शक्ल ले लेगा, ऐसा मेरा अंदाज है। जी बिल्कुल। अंतिम 1 मिनट में आपसे मैं प्रतिक्रिया चाहूंगा। बैलेट पेपर की मांग लगातार की जा रही थी, ईवीएम से ही चुनाव हो रहे हैं, ईवीएम को लेकर के पार्टियां सवाल या निशान लगाती रहती थी, लेकिन आज चुनाव आयोग ने भी स्पष्ट किया है कि 40 से ज्यादा बार ईवीएम को चेक करवाया जा चुका है। क्या कहेंगे सर? देखिए, थ्योरेटिकल तो मैं ये कहता हूं कि जब हम यहाँ श्रीहरिकोटा में या किसी भी स्टेशन पे बैठ करके चांद पे गए हुए रॉकेट के पंख खोल और बंद कर सकते हैं जी, हजारों मील दूर जी, तो ईवीएम अगर सॉफ्टवेयर से चल रही है, सॉफ्टवेयर डला हुआ है, तो उस वक्त तक ही सेफ है जब तक कि उस सॉफ्टवेयर में कोई प्रोग्रामिंग नहीं की गई है जी, क्योंकि वो जो चांद पर रॉकेट गया उसमें प्रोग्रामिंग की गई है जी, और प्रोग्रामिंग के कारण ही उसका पंख खुलता और बंद होता है जी, ठीक है ना, वो रिजल्ट भेजता है वहां से यहाँ और हम रिसीव करते हैं जी,
इसलिए इलेक्ट्रॉनिकली और थ्योरेटिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में संभव है कि हाथ लगाए बिना उसको किया जा सकता है कंट्रोल, लेकिन वो तभी किया जा सकता है जब उसमें पहले से प्रोग्रामिंग दी गई हो। अगर चुनाव आयोग ने सुनिश्चित कर लिया कि उसके ईवीएम के अंदर कोई प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है जिसकी वजह से बाहर बैठा व्यक्ति उसको डायरेक्शन दे सके, उसके रिजल्ट को बदल सके, तब तो किसी कीमत पे ईवीएम में कोई खोट नहीं है, कोई भी बेईमानी चांसेस नहीं है। लेकिन जो लोग हर लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में जाकर ये नाम फीड करते हैं जी, ये नाम फीड करते हैं कि पहले नंबर पर एक्स होगा, आप 20 नंबर पे वो पार्टी होगी, सी पे ये होगी, वो तो फीड करने को जाता ही है जी, वो किसी न किसी कंपनी के या सरकार के लोग हैं। तो वो उस लेवल पर ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि कोई तरह की प्रोग्रामिंग नामों को फीड करते समय नहीं की जा सके। ये सुनिश्चित चुनाव आयोग को करना चाहिए जी, तभी 100% सेफ है ईवीएम। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक और A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। तो लोया चुनाव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।